नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं बनाया। गगनचुंबी इमारतें, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट और यह पूरी आधुनिक दुनिया। हजारों सालों से हमारे धर्म ग्रंथों और कहानियों ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हम इस धरती के मालिक हैं। हमें बताया गया कि हम ईश्वर की सबसे बेहतरीन, सबसे खास और सबसे अलग रचना है। हमें यह यकीन दिलाया गया कि जानवरों, पेड़ पौधों और इस पूरी कायनात को सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा के लिए बनाया गया है। यह ख्याल कितना सुकून देने वाला है ना? कि हम फरिश्तों के वारिस हैं और कोई ऊपर वाला है जिसने हमें बड़े प्यार से बाकी जानवरों से अलग गढ़ा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? क्या हो अगर यह सुकून देने वाली कहानी असल में एक भ्रम हो? सोचिए, कैसा लगेगा आपको अगर पता चले कि आपकी रगों में दौड़ने वाला खून और जंगल में रेंगने वाले किसी कीड़े का इतिहास एक ही डोर से जुड़ा है? क्या हो अगर हम किसी फरिश्ते की औलाद नहीं बल्कि लाखों सालों के संघर्ष से गुजरे हुए एक जानवर ही हैं? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में चलेंगे जब इस एक सवाल ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जो स्वभाव से बेहद शांत और डरपोक था, लेकिन जिसके दिमाग में एक ऐसा विचार पनप रहा था जो किसी भी बारूद से ज्यादा विस्फोटक था। एक ऐसा सच जिसे वो अपनी डायरी के पन्नों में छिपा कर रखता था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन यह सच बाहर आएगा उस दिन इंसान का सदियों पुराना गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। उसने 20 साल, जी हां, पूरे 20 साल उस सच को दुनिया से छिपाए रखा। उसे डर था कि समाज उसे पागल कहेगा, उसे नास्तिक कहकर दुत्कार देगा, लेकिन आखिर में सच तो बाहर आना ही था। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, यह कहानी है इंसान के खुद को पहचानने की। यह कहानी है उस खतरनाक विचार की जिसने धर्म और विश्वास की मजबूत दीवारों को हिलाकर रख दिया। डार्विन कोई विद्रोही या क्रांतिकारी नहीं बनना चाहते थे। वह एक शांत, विनम्र और गहरे धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से प्यार था। लेकिन एक यात्रा ने, एक समुद्री यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा, जो सबूत इकट्ठा किए, उसने उन्हें एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचाया जिसे दुनिया के सामने लाने से वह 20 सालों तक डरते रहे। यह ऑडियो बुक चार्ल्स डार्विन की जीवनी है, लेकिन यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है। यह एक महान विचार के जन्म की कहानी है। एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली था कि उसने विज्ञान, धर्म और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। हम उनके साथ उस प्रसिद्ध जहाज HMS बीगल पर दुनिया भर की यात्रा करेंगे। हम उन अजीब और अद्भुत जीवों को देखेंगे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, और हम उस आंतरिक संघर्ष के गवाह बनेंगे जो उन्होंने उस खतरनाक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए किया जिसे उन्होंने खोजा था। डार्विन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का धैर्य, उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन और सच्चाई के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता पूरी दुनिया को बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जिसने इंसान को ब्रह्मांड में उसका असली स्थान दिखाया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, वो युवक जिसे कीट पकड़ना पसंद था। डार्विन का अप्रत्याशित बचपन। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1809 में इंग्लैंड के श्रूजबरी शहर में। एक बहुत ही अमीर, सम्मानित और बौद्धिक रूप से जागरूक परिवार में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। कहा जा सकता है कि वे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उनके पिता रॉबर्ट डार्विन एक बहुत ही सफल डॉक्टर थे और उनके दादा इरास्मस डार्विन एक प्रसिद्ध चिकित्सक, आविष्कारक और कवि थे जिन्होंने चार्ल्स के जन्म से पहले ही विकासवाद के कुछ शुरुआती विचारों पर लिखा था। ऐसा लगता था कि इस युवक का भविष्य उज्जवल और निश्चित है। लेकिन युवा चार्ल्स डार्विन किसी भी तरह से एक असाधारण छात्र नहीं थे। वास्तव में वह अपने शिक्षकों और अपने पिता के लिए एक बड़ी निराशा थे। उन्हें पारंपरिक शिक्षा जैसे लैटिन और ग्रीक में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह अक्सर अपनी कक्षा में खाली बैठे रहते और सपने देखते रहते।
उनके हेडमास्टर ने एक बार उन्हें डांटते हुए कहा था कि तुम अपने परिवार और अपने स्कूल के लिए एक अपमान हो। उनके पिता ने भी एक बार निराश होकर उनसे कहा था, तुम शिकार करने, कुत्ते पालने और चूहे पकड़ने के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो यह युवक, जिसे दुनिया का सबसे विशाल जीव विज्ञानी बनना था, वह किस चीज में रुचि रखता था? उसका जुनून था प्राकृतिक इतिहास। वह घंटों तक बाहर घूमते रहते, चट्टानों और खनिजों को इकट्ठा करते, पौधों का वर्गीकरण करते और सबसे अधिक बीटल या भ्रंग पकड़ते। बीटल इकट्ठा करना उनका जुनून था, एक ऐसा जुनून जिसके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। उनका परिवार, जो उन्हें एक गंभीर और सम्मानजनक पेशे में देखना चाहता था, उनकी इस हॉबी को समय की बर्बादी मानता था। जब वह 16 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें उनके बड़े भाई के साथ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चिकित्सा मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। पिता को उम्मीद थी कि चार्ल्स भी उनकी तरह एक सफल डॉक्टर बनेंगे, लेकिन यह एक और बड़ी गलती साबित हुई। चार्ल्स को चिकित्सा का अध्ययन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें उस समय के क्रूर सर्जिकल ऑपरेशन, जो बिना एनेस्थीसिया के किए जाते थे, को देखकर घृणा होती थी। वह लेक्चर से ऊब जाते थे और उन्हें लगता था कि वे जो कुछ भी सीख रहे हैं वह उनके जीवन के असली सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एडिनबर्ग में रहते हुए भी उन्होंने अपनी असली रुचि को नहीं छोड़ा। वह विश्वविद्यालय के संग्रहालय में जाकर जानवरों के नमूनों का अध्ययन करते। वह एक पूर्व दास जॉन एडमस्टोन से मिले, जिन्होंने उन्हें जानवरों की खाल को संरक्षित करने की कला सिखाई और उन्हें दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों की रोमांचक कहानियां सुनाई। यह चार्ल्स के मन में दूर दराज की भूमि के लिए एक बीज बोने जैसा था। जब यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो उनके निराश पिता ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने फैसला किया कि अगर चार्ल्स डॉक्टर नहीं बन सकते तो शायद वह एक पादरी बन सकते हैं। एक ग्रामीण पादरी का जीवन उस समय एक बहुत ही सम्मानित और आरामदायक जीवन माना जाता था, और इसके लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन करना होता। चार्ल्स, जो खुद उस समय एक पारंपरिक ईसाई थे और जिन्हें पादरी बनने में कोई खास आपत्ति नहीं थी, वह इस बात के लिए तैयार हो गए। सतह पर ऐसा लग रहा था कि प्रकृति के प्रेमी इस युवक का वैज्ञानिक बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब वह चर्च के एक आदमी बनने जा रहे थे। लेकिन नियति की योजनाएं कुछ और थीं। कैम्ब्रिज, जो उन्हें धर्म की दुनिया में ले जाने वाला था, वही वह जगह बनने वाली थी जहां उनकी वैज्ञानिक आत्मा को असली पंख लगने वाले थे। यहीं पर वह एक ऐसे प्रोफेसर से मिलेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा, और यहीं पर उन्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो उन्हें इतिहास की सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक यात्राओं में से एक पर ले जाएगा। एक पादरी बनने जा रहा युवक दुनिया का सबसे प्रमुख प्रकृतिवादी कैसे बन गया, इस अप्रत्याशित घुमाव की कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 2, पादरी बनने की राह पर एक प्रकृतिवादी, कैम्ब्रिज और एक सुनहरा मौका। चार्ल्स डार्विन एक पादरी बनने के इरादे से 1828 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन जैसा कि एडिनबर्ग में हुआ था, उनका मन धर्मशास्त्र के सूखे अध्ययन में नहीं लगा। कैम्ब्रिज ने उनके लिए एक पूरी नई और रोमांचक दुनिया खोल दी, एक ऐसी दुनिया जिसने उनकी प्राकृतिक इतिहास की आग को और भी ज्वलंत कर दिया। यहीं पर उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की और उन विचारों को सुना जो उनके भविष्य के काम की नींव रखने वाले थे। कैम्ब्रिज में डार्विन जल्द ही वनस्पति विज्ञान के एक प्रोफेसर जॉन स्टीवंस हेंसलो के पसंदीदा छात्र बन गए। हेंसलो एक बहुत ही ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे, जिन्होंने डार्विन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। डार्विन अक्सर हेंसलो के साथ लंबी सैर पर जाते पौधों के नमूनों को इकट्ठा करते और विज्ञान और प्रकृति के बारे में गहरी चर्चा करते। हेंसलो डार्विन के लिए एक पिता तुल्य गुरु बन गए, जिन्होंने उन्हें एक शौकिया संग्रहकर्ता से एक व्यवस्थित और अनुशासित प्रकृतिवादी बनने के लिए प्रशिक्षित किया। हेंसलो के माध्यम से डार्विन कैम्ब्रिज के अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों से भी मिले, जैसे कि महान भूविज्ञानी एडम सेडगविक। सेडगविक डार्विन को वेल्स के पर्वतों में भूवैज्ञानिक क्षेत्र कार्य
फील्ड वर्क पर ले गए, जहां डार्विन ने पहली बार अपनी आंखों से यह देखना सीखा कि कैसे पृथ्वी की सतह लाखों सालों में धीरे धीरे बदली है। इस दौरान डार्विन ने दो बहुत ही प्रभावशाली किताबें पढ़ीं, जिन्होंने उनकी सोच को गहराई से आकार दिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पर्सनल नैरेटिव, जिसमें हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका की अपनी वैज्ञानिक यात्राओं का एक रोमांचक वर्णन किया था। इस किताब ने डार्विन के मन में भी दूर दराज की उष्णकटिबंधीय भूमि की यात्रा करने और विज्ञान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का एक रोमांटिक सपना जगा दिया। जॉन हर्शेल की प्रिलिमिनरी डिस्कोर्स ऑन द स्टडी ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, इस किताब ने डार्विन को विज्ञान के दर्शन से परिचित कराया। इसने उन्हें सिखाया कि विज्ञान का लक्ष्य है प्रकृति में सामान्य नियमों की खोज करना, और यह खोज सावधानीपूर्वक अवलोकन और तर्क के माध्यम से की जानी चाहिए। अब डार्विन का मन पूरी तरह से विज्ञान के लिए समर्पित हो चुका था। उन्होंने पादरी बनने का विचार लगभग छोड़ ही दिया था। वह जानते थे कि वह अपना जीवन प्रकृति के अध्ययन में बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कैसे होगा। और फिर 1831 में जैसे ही उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री पूरी की, उनके पास वह सुनहरा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रोफेसर हेंसलो को ब्रिटिश नौसेना के एक जहाज HMS बीगल के कप्तान रॉबर्ट फिट्जरॉय से एक पत्र मिला। कैप्टन फिट्जरॉय दक्षिण अमेरिका के तट का सर्वेक्षण करने के लिए एक लंबी यात्रा पर जाने वाले थे, और वह अपने साथ एक युवा शिक्षित सज्जन प्रकृतिवादी को एक साथी के रूप में ले जाना चाहते थे, जो उस क्षेत्र के भूविज्ञान, जानवरों और पौधों का अध्ययन कर सके। हेंसलो ने इस पद के लिए तुरंत अपने प्रिय छात्र चार्ल्स डार्विन के नाम की सिफारिश की। जब डार्विन को यह प्रस्ताव मिला तो वह रोमांचित हो गए। यह उनके सपनों का अवसर था, हम्बोल्ट की तरह दुनिया की यात्रा करना। लेकिन एक प्रमुख बाधा थी, उनके पिता रॉबर्ट डार्विन इस विचार के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि यह एक और मूर्खतापूर्ण साहसिक कार्य है जो चार्ल्स को एक सम्मानजनक करियर से भटका देगा। उन्होंने कहा कि यह एक जंगली योजना है। चार्ल्स का दिल टूट गया और उन्होंने लगभग हार मान ली थी। लेकिन उनके एक और चाचा जोशिया वेजवुड द्वितीय ने उनके पक्ष में हस्तक्षेप किया। उन्होंने रॉबर्ट डार्विन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत ही समझदारी से यह तर्क दिया कि यह यात्रा चार्ल्स के लिए एक अद्भुत अवसर है और यह उनके चरित्र को विकसित करने में मदद करेगी। अंत में रॉबर्ट डार्विन अनिच्छा से मान गए, और इस तरह 22 साल की उम्र में चार्ल्स डार्विन, वह युवक जो पादरी बनने वाला था, इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यात्राओं में से एक पर निकलने के लिए तैयार था। यह यात्रा 2 साल तक चलने वाली थी, लेकिन यह अंततः 5 साल तक चली। यह यात्रा उसे दुनिया के उन कोनों तक ले जाएगी जहां बहुत कम यूरोपीय गए थे, और इस यात्रा के दौरान वह जो कुछ भी देखेगा और इकट्ठा करेगा, वह न केवल उसकी अपनी जिंदगी को, बल्कि विज्ञान के पूरे इतिहास को और इंसान के रूप में हमारी अपनी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। वह छोटा सा जहाज HMS बीगल अब एक टाइम मशीन बनने वाला था, जो डार्विन को जीवन के अतीत के रहस्यों में ले जाएगा। वह जहाज सबसे पहले कहां गया और डार्विन ने वहां क्या चौंकाने वाली खोज की, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 3, बीगल की महायात्रा। जब डार्विन ने समय को पीछे जाते देखा, दिसंबर 1831 में HMS बीगल नामक एक छोटा सा जहाज इंग्लैंड के प्लाईमाउथ बंदरगाह से अपनी लंबी और ऐतिहासिक यात्रा पर निकला। जहाज पर सवार था 22 वर्षीय चार्ल्स डार्विन, जो उत्साह और कुछ घबराहट के साथ अपने जीवन के सबसे ज्यादा साहसिक कार्य की शुरुआत कर रहा था। यह यात्रा उसे दुनिया भर में, दक्षिण अमेरिका के तटों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक और फिर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से होते हुए वापस इंग्लैंड तक ले जाने वाली थी। इन 5 वर्षों के दौरान डार्विन ने एक प्रकृतिवादी के रूप में अथक परिश्रम किया। उन्होंने हजारों नमूनों को इकट्ठा किया, कई पन्नों के नोट्स लिखे और प्रकृति का इतना गहरा और विस्तृत अवलोकन किया जैसा शायद ही किसी और ने किया हो। यात्रा का पहला और सबसे लंबा पड़ाव था दक्षिण अमेरिका। यहीं पर डार्विन ने
अपनी पहली महत्वपूर्ण खोजें की, जिसने उन्हें प्रजातियों की स्थिरता के पारंपरिक विचार पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय यह माना जाता था कि प्रजातियां ईश्वर द्वारा बनाई गई थीं और वे हमेशा से वैसी ही रही हैं जैसी आज हैं। अर्जेंटीना के मैदानों में डार्विन ने कुछ विशाल विलुप्त स्तनधारियों के जीवाश्मों की खोज की। उन्होंने ग्लिप्टोडोन नामक एक विशाल जीव के जीवाश्म पाए, जो एक छोटी कार के आकार का था और जिसका शरीर एक विशाल कवच से ढका हुआ था। और फिर उन्होंने मेगाथीरियम नामक एक विशाल स्लॉथ के जीवाश्म पाए, जो एक हाथी के आकार का था। इन जीवाश्मों ने डार्विन को बहुत हैरान किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह विशाल विलुप्त जीव उसी क्षेत्र में रहने वाले छोटे जीवित जीवों से बहुत मिलते जुलते थे। ग्लिप्टोडोन बहुत कुछ एक विशाल आर्माडिलो जैसा दिखता था और मेगाथेरियम एक विशाल स्लॉथ जैसा। डार्विन ने खुद से पूछा, यह एक संयोग कैसे हो सकता है? क्यों एक ही स्थान पर अतीत और वर्तमान के जीव एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं? क्या यह संभव है कि ये जीवित प्रजातियां उन विलुप्त प्रजातियों से किसी तरह संबंधित हों? क्या यह हो सकता है कि समय के साथ प्रजातियां बदलती हैं, कि आज के आर्माडिलो उन प्राचीन विशाल ग्लिप्टोडोन के ही वंशज हों? यह एक बहुत ही कट्टरपंथी और विधर्मी हेरेटिकल विचार था, लेकिन सबूत उनकी आंखों के सामने था। उनकी भूवैज्ञानिक टिप्पणियों ने इस विचार को और भी मजबूत किया। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले डार्विन को भूविज्ञानी चार्ल्स लायल की एक नई और क्रांतिकारी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी की एक प्रति दी गई थी। लायल ने तर्क दिया था कि पृथ्वी की सतह का निर्माण किसी एक अचानक हुई प्रलय जैसे बाइबल की बाढ़ से नहीं हुआ है, बल्कि यह लाखों सालों में धीमी और निरंतर प्रक्रियाओं जैसे कि कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों के कारण हुआ है। डार्विन ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। उन्होंने पर्वतों की ऊंचाइयों पर समुद्री सीपियों के जीवाश्म पाए, जिससे यह साबित होता था कि यह जमीन कभी समुद्र के नीचे थी और धीरे धीरे ऊपर उठी है। उन्होंने एक विनाशकारी भूकंप का भी अनुभव किया और अपनी आंखों से देखा कि कैसे जमीन कुछ ही घंटों में कई फीट ऊपर उठ गई। लायल के काम ने डार्विन को दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दी। पहला, इसने उन्हें दिखाया कि छोटे छोटे क्रमिक परिवर्तन अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए तो वे बहुत विशाल परिणाम पैदा कर सकते हैं। दूसरा, इसने उन्हें वह गहरा समय, डीप टाइम प्रदान किया जिसकी उनके विकास के सिद्धांत को आवश्यकता थी। अगर पृथ्वी कई लाखों साल पुरानी है तो प्रजातियों के पास धीरे धीरे बदलने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था। अब डार्विन का दिमाग इन नए क्रांतिकारी विचारों से उबल रहा था। जीवाश्म रिकॉर्ड दिखा रहे थे कि प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं। भूविज्ञान दिखा रहा था कि पृथ्वी खुद भी लगातार बदल रही है। सब कुछ प्रवाह में था। प्रजातियों की स्थिरता का पुराना आरामदायक विचार अब एक बहुत ही अस्थिर जमीन पर टिका था। लेकिन अभी भी एक मूल पहेली गायब थी। डार्विन को यह तो लगने लगा था कि प्रजातियां बदलती हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे कैसे बदलती हैं। वह कौन सा तंत्र है जो इस परिवर्तन को चलाता है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा के सबसे प्रसिद्ध पड़ाव पर मिलने वाला था। प्रशांत महासागर के बीच में स्थित एक छोटे ज्वालामुखी द्वीपों के समूह में। वे द्वीप थे गैलापागोस द्वीप समूह। वहां डार्विन ने क्या देखा और कैसे वहां के साधारण से दिखने वाले पक्षियों ने उन्हें प्रकृति के सबसे अहम रहस्यों में से एक की कुंजी दी, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 4, जहां हर द्वीप एक नई दुनिया थी। गैलापागोस की पहेली। HMS बीगल की लंबी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध पड़ाव सितंबर 1835 में आया, जब जहाज दक्षिण अमेरिका के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचा। यह एक अजीब और अनोखी दुनिया थी। यह द्वीप ज्वालामुखी चट्टानों से बने थे और यहाँ का जीवन पृथ्वी पर कहीं और के जीवन जैसा नहीं था। यहाँ विशाल कछुए घूमते थे, समुद्री इगुआना पानी में तैरते थे और पक्षी इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। डार्विन को लगा जैसे वह किसी और ग्रह पर आ गए हों।
उन्होंने इन द्वीपों पर 5 सप्ताह बिताए नमूनों को इकट्ठा करते हुए और इस अनूठी पारिस्थितिकी का अवलोकन करते हुए। शुरुआत में वह इस जगह की अजीबोगरीब सुंदरता से ही प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जो उन्हें बहुत ही गहरा और रहस्यमय लगा। उन्होंने देखा कि इन द्वीपों पर रहने वाले ज्यादातर जीव दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि पर रहने वाले जीवों से मिलते जुलते तो थे, लेकिन वे बिल्कुल वैसे नहीं थे। वे कुछ अलग थे, जैसे कि वे मुख्य भूमि के अपने रिश्तेदारों के संशोधित संस्करण हों। और फिर उन्होंने और भी अजीब बात देखी। उन्होंने देखा कि हर एक द्वीप का अपना एक अनूठा जीव जंतुओं का सेट था। एक द्वीप पर रहने वाले मजाकिया पक्षी मॉकिंग बर्ड्स दूसरे द्वीप पर रहने वाले मजाकिया पक्षियों से कुछ अलग थे। एक द्वीप के विशाल कछुओं का कवच गुंबद के आकार का था, जबकि पास के ही एक दूसरे द्वीप पर, जहां वनस्पति अलग थी, कछुओं का कवच एक काठी सैडल के आकार का था, जिससे वे अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर भोजन कर सकते थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन उन्होंने उन छोटे साधारण से दिखने वाले पक्षियों के बारे में किया, जिन्हें आज हम डार्विन के फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस के नाम से जानते हैं। जब डार्विन ने इन पक्षियों को इकट्ठा किया तो उन्होंने शुरू में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वे अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, जैसे कि ब्लैक बर्ड्स और फिंचेस। लेकिन जब वह इंग्लैंड वापस लौटे और एक पक्षी विशेषज्ञ जॉन गोल्ड ने उनके नमूनों की जांच की, तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। गोल्ड ने बताया कि यह सभी पक्षी वास्तव में एक ही समूह यानी फिंचेस के सदस्य हैं। वे सभी एक ही प्रजाति के करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन उनकी चोंच में बहुत अधिक विविधता थी। कुछ की चोंच विशाल और मजबूत थी, जो सख्त बीजों को तोड़ने के लिए उपयुक्त थी। कुछ की चोंच छोटी और पतली थी, जो कीटों को पकड़ने के लिए उपयुक्त थी। और कुछ की चोंच एक तोते की तरह घूमी हुई थी, जो फलों को खाने के लिए उपयुक्त थी। अब डार्विन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। गैलापागोस की पूरी पहेली अब उनके सामने स्पष्ट होने लगी थी। उन्होंने तर्क दिया, यह कैसे संभव है कि इतने सारे अलग अलग लेकिन करीबी रूप से संबंधित फिंचेस केवल इसी एक छोटे से द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। उनका निष्कर्ष बहुत ही साहसी और शानदार था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बहुत समय पहले दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि से कुछ फिंचेस का एक छोटा सा समूह तूफानों द्वारा इन नए ज्वालामुखी द्वीपों पर आ गया होगा। शुरुआत में वे सब एक ही प्रजाति के थे, लेकिन फिर जैसे जैसे वे अलग अलग द्वीपों पर फैले, उन्हें अलग अलग तरह के भोजन और अलग अलग तरह के वातावरण का सामना करना पड़ा। जिस द्वीप पर केवल सख्त बीज उपलब्ध थे, वहां वे फिंचेस जीवित रहने और अधिक बच्चे पैदा करने में सफल रहे, जिनकी चोंच स्वाभाविक रूप से कुछ ज्यादा मजबूत थी। जिन द्वीपों पर केवल कीट थे, वहां पतली चोंच वाले फिंचेस को फायदा हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी हर द्वीप पर प्रकृति ने उन छोटी छोटी विविधताओं को चुना जो उस विशेष वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त थीं। और लाखों सालों में यह प्रक्रिया, यह प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, उन शुरुआती फिंचेस को कई अलग अलग नई प्रजातियों में बदल दिया, जिनमें से प्रत्येक अपने द्वीप पर अपने विशेष जीवन के तरीके के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थी। यह वह महान विचार था, यह वह तंत्र था जिसकी डार्विन को तलाश थी। प्रजातियां बदलती हैं, लेकिन वे बेतरतीब ढंग से नहीं बदलती, वे अपने पर्यावरण के जवाब में बदलती हैं। प्रकृति लगातार उन लक्षणों का चयन कर रही है जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए सबसे अच्छे हैं। अब डार्विन के पास अपने सिद्धांत की रूपरेखा थी। उनके पास जीवाश्मों से समय के साथ परिवर्तन का सबूत था। उनके पास भूविज्ञान से गहरे समय का पैमाना था, और अब उनके पास गैलापागोस से उस परिवर्तन को चलाने वाले तंत्र का एक जीवंत उदाहरण था। 1836 में 5 साल की लंबी यात्रा के बाद HMS बीगल वापस इंग्लैंड पहुंचा। डार्विन अब वह भोले भाले युवक नहीं थे जो यात्रा पर निकले थे। वह एक अनुभवी प्रकृतिवादी थे, जिनके दिमाग में एक ऐसा विचार था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन वह इस विचार को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार नहीं थे। वह जानते थे कि यह कितना खतरनाक और कितना विधर्मी है।
यह ईश्वर की बनाई हुई एक स्थिर दुनिया के विचार पर एक सीधा हमला था। वह जानते थे कि इसका कितना विरोध होगा, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही लंबा और गुप्त रास्ता चुना। उन्होंने अगले 20 साल अपने इस एक विचार को विकसित करने, उसे सबूतों से मजबूत करने और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी में बिताए। वह 20 साल का लंबा इंतजार कैसा था और अंत में किस चीज ने उन्हें अपना रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर किया, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 5, 20 साल का लंबा इंतजार। जब डार्विन ने अपना खतरनाक विचार छिपाया। 1836 में जब चार्ल्स डार्विन बीगल की यात्रा से इंग्लैंड वापस लौटे तो वह एक बदले हुए इंसान थे। उनके पास हजारों नमूने थे, कई पन्नों के नोट्स थे और उनके दिमाग में एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जो विज्ञान की नींव को हिला सकता था। लेकिन उन्होंने इस विचार को दुनिया के सामने तुरंत प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक एक असाधारण रूप से धैर्यपूर्ण और गुप्त बौद्धिक जीवन जिया। यह उनके जीवन का लंबा इंतजार का दौर था, एक ऐसा समय जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को परिष्कृत किया, उसके लिए सबूत इकट्ठा किए और उस तूफान के लिए खुद को तैयार किया जो वह जानते थे कि उनके विचार लाने वाले हैं। डार्विन कोई जल्दबाज क्रांतिकारी नहीं थे। वह एक बहुत ही सावधान, व्यवस्थित और कुछ हद तक डरपोक व्यक्ति भी थे। वह जानते थे कि उनका सिद्धांत कि प्रजातियां ईश्वर द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि वे एक सामान्य पूर्वज से धीरे धीरे एक अंधी प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई हैं। वह उनके समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर एक सीधा हमला होगा। वह जानते थे कि उन्हें नास्तिक और विधर्मी कहा जाएगा। वह एक सम्मानित वैज्ञानिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और अपने गहरे धार्मिक परिवार, विशेष रूप से अपनी पत्नी एम्मा की भावनाओं को चोट पहुंचाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सावधानी पूर्वक रणनीति अपनाई। सार्वजनिक रूप से उन्होंने बीगल की यात्रा से लाए गए अपने विशाल संग्रह का विश्लेषण और प्रकाशन करने में खुद को व्यस्त कर लिया। उन्होंने भूविज्ञान पर, कोरल रीफ पर और ज्वालामुखी द्वीपों पर किताबें लिखीं। उन्होंने उस समय के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ दोस्ती की और एक सम्मानित प्रकृतिवादी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। लेकिन निजी तौर पर अपनी गुप्त नोटबुक्स में वह अथक रूप से अपने प्रजातियों के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के अवलोकनों को व्यवस्थित किया। उन्होंने प्रजनकों, ब्रीडर्स से बात की और यह अध्ययन किया कि कैसे वे कबूतरों या कुत्तों में कृत्रिम रूप से नए लक्षण चुनते हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इंसान कुछ ही पीढ़ियों में इतनी विविधता पैदा कर सकता है तो प्रकृति लाखों सालों में क्या नहीं कर सकती। उन्होंने अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस के एक निबंध को पढ़ा जिसमें तर्क दिया गया था कि मानव आबादी हमेशा खाद्य आपूर्ति से ज्यादा तेजी से विकसित होती है, जिससे अनिवार्य रूप से अस्तित्व के लिए संघर्ष पैदा होता है। डार्विन को तुरंत एहसास हुआ कि यह सिद्धांत केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर लागू होता है। हर प्रजाति में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या उससे कहीं ज्यादा होती है जितने जीवित रह सकते हैं, और यहीं से उन्हें अपने सिद्धांत की अंतिम कुंजी मिली। उन्होंने तर्क दिया, विविधता। हर प्रजाति में व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक विविधता होती है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। संघर्ष, संसाधनों के लिए एक निरंतर अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। उत्तरजीविता, इस संघर्ष में वह व्यक्ति जिनके पास ऐसी विविधताएं होती हैं जो उन्हें अपने पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर अनुकूल बनाती हैं, जैसे कि एक तेज शिकारी या एक बेहतर छिपने वाला शिकार, वे जीवित रहने और अधिक बच्चे पैदा करने की अधिक संभावना रखते हैं। विरासत, और वे इन फायदेमंद लक्षणों को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देंगे। इस प्रक्रिया को डार्विन ने प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। यह एक धीमी, क्रमिक और अंधी प्रक्रिया है। इसका कोई लक्ष्य या कोई दिशा नहीं है। यह बस पर्यावरण के अनुकूल लक्षणों को पुरस्कृत करती है और प्रतिकूल लक्षणों को खत्म कर देती है।
और लाखों सालों में यही प्रक्रिया नई प्रजातियों को जन्म दे सकती है। 1844 तक डार्विन ने अपने सिद्धांत का एक लंबा स्केच लिख लिया था। उन्होंने इसे अपनी पत्नी एम्मा को दिया और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि यदि मेरी अचानक मृत्यु हो जाए तो इसे प्रकाशित करवा देना। यह दिखाता है कि वह अपने विचार के महत्व को तो जानते थे, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने से कितना डरते थे। वह साल दर साल सबूत इकट्ठा करते रहे। उन्होंने बार्निकल्स, एक प्रकार का समुद्री जीव, का अध्ययन करने में 8 साल बिताए, ताकि वह एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी साख स्थापित कर सकें। वह अपने इस एक विशाल विचार के चारों ओर सबूतों की एक अभेद्य दीवार बना रहे थे, ताकि जब वह अंततः इसे प्रस्तुत करे तो कोई भी उसे आसानी से खारिज न कर सके। वह शायद और भी कई सालों तक इंतजार करते, लेकिन फिर 1849 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें इंग्लैंड से हजारों मील दूर मलय द्वीप समूह से एक युवा और कम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी से एक पत्र मिला। उस प्रकृतिवादी का नाम था अल्फ्रेड रसेल वालेस। वालेस, जो मलेरिया के बुखार में ग्रस्त थे, ने स्वतंत्र रूप से ठीक उसी सिद्धांत का पता लगा लिया था जिसे डार्विन 20 सालों से अपने दिल में छिपाए हुए थे। विकास का सिद्धांत, जो प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित होता है। वालेस ने अपने इस छोटे से निबंध को डार्विन के पास उनकी राय जानने और उसे प्रकाशित करवाने में मदद करने के लिए भेजा था। डार्विन यह पत्र देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनकी पूरी जिंदगी का काम, उनकी प्राथमिकता एक ही पल में उनसे छिन जाने का खतरा था। वह एक गहरे नैतिक संकट में थे। वह क्या करें? क्या वह वालेस के पत्र को दबा दें, या क्या वह अपनी प्राथमिकता का दावा करें? डार्विन ने क्या किया और कैसे इस एक पत्र ने दुनिया को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तकों में से एक दी? इस नाटकीय घुमाव की कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 6, वो किताब जिसने दुनिया हिला दी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जन्म। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे अल्फ्रेड रसेल वालेस के एक पत्र ने चार्ल्स डार्विन को 20 साल की लंबी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। डार्विन एक भयानक नैतिक दुविधा में थे। वह अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी खोने के विचार से तबाह हो गए थे, लेकिन साथ ही वह एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति थे और वह वालेस के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। उनके दोस्त भूविज्ञानी चार्ल्स लायल और वनस्पति शास्त्री जोसेफ हुकर ने एक सुरुचिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान निकाला। उन्होंने 1 जुलाई 1858 को लंदन की प्रतिष्ठित लिलियन सोसाइटी की एक बैठक में डार्विन और वालेस दोनों के पत्रों को एक साथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था की। इस तरह दोनों को स्वतंत्र रूप से इस महान सिद्धांत की खोज का श्रेय दिया गया। यह घटना, जो विज्ञान के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण थी, उस समय उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बैठक में बहुत कम लोग थे और किसी को भी इस विचार की असली विस्फोटक क्षमता का एहसास नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने डार्विन को जगा दिया। उन्हें एहसास हो गया कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें अपने उस विशाल किताब को, जिस पर वह 2 दशकों से काम कर रहे थे, उसे तुरंत प्रकाशित करना होगा। उन्होंने अगले 13 महीनों तक एक अविश्वसनीय गति और एकाग्रता के साथ काम किया। उन्होंने अपनी विशाल बहुखंडीय पुस्तक की योजना को छोड़ दिया और इसके बजाय अपने तर्कों का एक सार लिखा, और 24 नवंबर 1869 को वह सार दुनिया के सामने आया। उस किताब का शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे आज हम केवल द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं। यह कोई सूखी अकादमिक ग्रंथ नहीं थी। यह एक शानदार, प्रेरक और सावधानीपूर्वक तर्कपूर्ण कृति थी। डार्विन ने अपनी बात को एक लंबे तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कृत्रिम चयन, भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड और दुनिया भर के पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण से सबूतों का एक विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। किताब का मूल संदेश सरल लेकिन विनाशकारी था। विकास, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन रूप एक सामान्य पूर्वज से वंशानुक्रम के साथ संशोधन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुए हैं। उन्होंने जीवन की विविधता को एक महान जीवन के वृक्ष के रूप में चित्रित किया। प्राकृतिक चयन
और इस विकास को चलाने वाला मुख्य तंत्र प्राकृतिक चयन है, यानी सबसे योग्य का जीवित रहना। डार्विन ने अपनी किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक चूक की। उन्होंने इंसान के विकास के बारे में लगभग कुछ भी नहीं कहा। वह जानते थे कि यह सबसे विवादास्पद हिस्सा होगा और वह पहले अपने सामान्य सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने केवल एक रहस्यमयी वाक्य के साथ इस विषय को छुआ। मनुष्य की उत्पत्ति और उसके इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन हर कोई उस वाक्य का मतलब समझ गया। अगर सभी प्रजातियां विकसित हुई हैं, तो इंसान भी कोई अपवाद नहीं हो सकता। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन एक तत्काल और विस्फोटक घटना थी। किताब अपने पहले ही दिन बिक गई। इसने एक भयंकर सार्वजनिक बहस छेड़ दी, जो विज्ञान के इतिहास में किसी और किताब ने नहीं छेड़ी थी। यह केवल वैज्ञानिकों के बीच की बहस नहीं थी, यह समाज के हर हिस्से में, चर्चों में, अखबारों में और यहां तक कि आम लोगों के घरों में भी फैल गई। एक तरफ थे डार्विन के समर्थक, जैसे कि जीव विज्ञानी थॉमस हक्सले, जिन्हें डार्विन का बुलडॉग कहा जाता था क्योंकि वह डार्विन के सिद्धांत का बहुत ही आक्रामक और प्रभावी ढंग से बचाव करते थे। वे इस सिद्धांत को विज्ञान की एक महान जीत और अंधविश्वास पर तर्क की विजय के रूप में देखते थे। दूसरी तरफ थे आलोचक, जिनमें कई वैज्ञानिक और लगभग पूरा धार्मिक प्रतिष्ठान शामिल था। कई वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि डार्विन के पास अपनी परिकल्पना को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, खासकर जीवाश्म रिकॉर्ड में मध्यवर्ती रूपों की कमी को लेकर। लेकिन सबसे तीखी आलोचना धार्मिक आधार पर हुई। डार्विन का सिद्धांत ईश्वर की भूमिका पर, आत्मा की पवित्रता पर और बाइबल की शाब्दिक सच्चाई पर एक सीधा हमला लगता था। यह विचार कि इंसान जो ईश्वर की छवि में बनाया गया है, वह वास्तव में एक बंदर का चचेरा भाई हो सकता है, यह कई लोगों के लिए घृणित और अपमानजनक था। यह बहस 1860 में ऑक्सफोर्ड में हुई प्रसिद्ध हक्सले विल्बरफोर्स बहस में अपने चरम पर पहुंची, जहां बिशप सैमुअल विल्बरफोर्स ने हक्सले से व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि क्या वह अपने दादा की तरफ से या अपनी दादी की तरफ से बंदर के वंशज हैं। हक्सले ने कथित तौर पर जवाब दिया कि वह एक ऐसे बंदर का वंशज होना पसंद करेंगे, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जो अपने महान उपहारों का उपयोग सच्चाई को अस्पष्ट करने के लिए करता है। डार्विन ने खुद इन सार्वजनिक बहसों में बहुत कम हिस्सा लिया। वह अपनी बीमारी और अपने शांत स्वभाव के कारण अपने घर डाउन हाउस में ही रहे और अपने दोस्तों और सहयोगियों को अपनी लड़ाई लड़ने दी। वह अपनी अगली किताबों पर काम करते रहे, अपने सिद्धांत के लिए और भी सबूत इकट्ठा करते रहे। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसने न केवल जीव विज्ञान को एक नई नींव दी, बल्कि इसने धर्म, दर्शन और राजनीति के बारे में हमारी सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। लेकिन डार्विन ने अभी तक अपना सबसे साहसी और सबसे विवादास्पद कार्ड नहीं खेला था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने इंसान की कहानी को पर्दे के पीछे रखा था, लेकिन अब एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद वह उस अंतिम वर्जित विषय पर सीधे तौर पर बात करने के लिए तैयार थे। वह किताब क्या थी और उसने इंसान के रूप में हमारी पूरी पहचान को कैसे चुनौती दी, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 7, सबसे खतरनाक विचार। जब डार्विन ने इंसान को उसके सिंहासन से उतारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के बाद चार्ल्स डार्विन ने खुद को एक विश्वव्यापी बहस के केंद्र में पाया। लेकिन उन्होंने उस एक विषय को जो हर किसी के दिमाग में था, जानबूझकर टाल दिया था, इंसान की उत्पत्ति। लेकिन 12 साल बाद 1871 में डार्विन ने अंततः अपनी चुप्पी खोली और अपनी एक और भी ज्यादा विवादास्पद पुस्तक प्रकाशित की, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इस किताब में डार्विन ने वह साहसी कदम उठाया जो उन्होंने पहले टाल दिया था। उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत को सीधे तौर पर इंसानों पर लागू किया। यह सबसे खतरनाक विचार था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस विश्वास पर हमला करता था जो पश्चिमी सभ्यता के केंद्र में था। यह विश्वास कि इंसान एक विशेष रचना है जो बाकी सभी जानवरों से मौलिक रूप से अलग और श्रेष्ठ है।
डार्विन ने इस विश्वास को 3 शक्तिशाली तर्कों से ध्वस्त कर दिया। शारीरिक समानता। डार्विन ने दिखाया कि इंसान का शरीर, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां और उसके अंग स्तनधारियों, विशेष रूप से वानरों के शरीर से कितनी गहराई से मिलते जुलते हैं। उन्होंने भ्रूण के विकास में समानताएं दिखाई और यह भी बताया कि हमारे शरीर में कई अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अपेंडिक्स, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जो हमारे जानवरों के पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपांजी और गोरिल्ला हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, और इसलिए यह बहुत संभावना है कि मानवता का पालना भी अफ्रीका ही था। मानसिक निरंतरता। यह और भी ज्यादा कट्टरपंथी था। उस समय यह माना जाता था कि हालांकि हमारा शरीर जानवरों जैसा हो सकता है, लेकिन हमारा मन, हमारी तर्क शक्ति, हमारी नैतिकता और हमारी भावनाएं हमें पूरी तरह से अलग बनाती हैं। डार्विन ने इस दीवार को भी खंडित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इंसानों और उच्च जानवरों के बीच के मानसिक अंतर प्रकार, काइंड का नहीं, बल्कि केवल मात्रा, डिग्री का है। उन्होंने दिखाया कि जानवर भी प्रेम, वफादारी, ईर्ष्या और शर्म जैसी जटिल भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी किताब के दूसरे मुख्य हिस्से में यौन चयन के सिद्धांत का परिचय दिया। उन्होंने देखा कि प्रकृति में कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि मोर की भव्य पूंछ, जिन्हें प्राकृतिक चयन से नहीं समझाया जा सकता। यह लक्षण जीवित रहने में मदद नहीं करते, बल्कि वे अक्सर एक बाधा होते हैं। डार्विन ने प्रस्तावित किया कि यह उन लक्षणों का चयन है जो एक जीव को, एक साथी को आकर्षित करने और सफलतापूर्वक प्रजनन करने में मदद करते हैं। द डिसेंट ऑफ मैन का संयुक्त प्रभाव विनाशकारी था। इसने इंसान को उसके उस विशेष सिंहासन से उतार दिया जिस पर उसने खुद को बिठाया था। अब हम ईश्वर की एक अनूठी रचना नहीं थे। हम प्रकृति के एक विशाल आपस में बंधे हुए जाल का हिस्सा थे। हम कोई गिरे हुए देवदूत नहीं थे, हम उठे हुए वानर थे। यह कई लोगों के लिए एक बहुत ही विनम्र करने वाला और कुछ के लिए एक बहुत ही अपमानजनक विचार था। इसने हमारी पहचान, हमारी नैतिकता और हमारे जीवन के अर्थ के बारे में गहरे सवाल ला दिए। अगर हम केवल जानवर हैं, तो फिर हमारी नैतिकता का आधार क्या है? अगर हमारा मन भी विकसित हुआ है, तो क्या हमारी तर्क शक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? डार्विन ने खुद इन सवालों के साथ संघर्ष किया। वह नास्तिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने वाले ईश्वर में अपना विश्वास खो दिया। लेकिन डार्विन का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने पौधों, केंचुओं और मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे विविध विषयों पर महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। वह अपनी मृत्यु तक एक अथक शोधकर्ता बने रहे। वह एक राष्ट्रीय खजाने और एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। लेकिन उनकी निजी दुनिया कैसी थी? इस महान विचारक का पारिवारिक जीवन कैसा था और वह किन व्यक्तिगत त्रासदियों और संघर्षों से गुजरे? इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 8, डाउन हाउस का एकांतवासी, डार्विन का निजी जीवन और संघर्ष। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताबों के माध्यम से दुनिया में एक बौद्धिक तूफान ला दिया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह एक बहुत ही निजी और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी लगभग पूरी तरह से केंट के ग्रामीण इलाके में स्थित अपने घर डाउन हाउस की शांति और अलगाव में बिताई। यहीं पर उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, अपने प्रयोग किए और अपनी महान किताबें लिखीं। 1839 में अपनी बीगल यात्रा से लौटने के कुछ ही समय बाद डार्विन ने अपनी चचेरी बहन एम्मा वेजवुड से शादी की। यह एक बहुत ही प्रेमपूर्ण और स्थायी विवाह था जो उनकी मृत्यु तक चला। एम्मा एक बहुत ही बुद्धिमान, धैर्यवान और दयालु महिला थीं, जो डार्विन की सबसे प्रमुख समर्थक और उनकी देखभाल करने वाली बनी। उनके 10 बच्चे हुए, हालांकि उनमें से 3 की दुखद मृत्यु हो गई, जिसने डार्विन को गहरा आघात पहुंचाया। डाउन हाउस डार्विन की निजी दुनिया का केंद्र था। यह उनका घर, उनकी प्रयोगशाला और उनका अभयारण्य था। उन्होंने अपने दिन को एक बहुत ही सख्त दिनचर्या के अनुसार व्यवस्थित किया था। वह सुबह जल्दी उठते,
कुछ देर टहलते और फिर अपने अध्ययन कक्ष में कई घंटों तक काम करते। दोपहर में वह अपने ग्रीन हाउस में जाते, जहां वह पौधों पर अनगिनत प्रयोग करते। डार्विन एक बहुत ही स्नेही और खेलने वाले पिता थे, जो अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। लेकिन उनके जीवन पर हमेशा एक अंधेरे बादल का साया रहता था, और वह थी उनकी रहस्यमयी बीमारी। बीगल यात्रा से लौटने के कुछ ही समय बाद डार्विन को कई तरह के कमजोर करने वाले लक्षणों का अनुभव होने लगा। भयानक पेट दर्द, उल्टी धड़कन और अत्यधिक थकान। यह लक्षण उनके बाकी के जीवन तक आते जाते रहे। उनकी इस बीमारी का असली कारण आज भी एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि यह छागास रोग था, तो कुछ इसे मनोदैहिक साइकोसोमैटिक मानते हैं, जो उनके क्रांतिकारी विचारों को अपने अंदर रखने के तनाव से पैदा हुई थी। इस बीमारी ने डार्विन को सामाजिक समारोहों से दूर कर दिया, लेकिन शायद इसी ने उन्हें अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी दी। डार्विन का अपनी पत्नी एम्मा के साथ रिश्ता गहरा था, लेकिन उनके बीच एक दर्दनाक मतभेद भी था, धर्म का। एम्मा एक धर्मपरायण ईसाई थी, और वह इस विचार से दुखी थी कि उनके पति के सिद्धांत उन्हें ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं। डार्विन ने खुद अपने धार्मिक विश्वासों के साथ बहुत संघर्ष किया। अपनी बेटी एनी की 10 साल की उम्र में हुई दुखद मृत्यु ने उनके विश्वास को और भी हिला दिया। अपने जीवन के अंत तक वह खुद को एक अज्ञेयवादी एग्नोस्टिक बताते थे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जान सकते। 1882 में 73 वर्ष की आयु में चार्ल्स डार्विन का डाउन हाउस में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उन्हें वहीं गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, लेकिन उनके वैज्ञानिक मित्रों और राष्ट्र ने जोर दिया कि उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस तरह चार्ल्स डार्विन, वह विनम्र और एकांत प्रिय प्रकृतिवादी, को इंग्लैंड के सबसे महान व्यक्तियों जैसे कि आइजक न्यूटन के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके विचारों की यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके सिद्धांत का क्या हुआ, और कैसे उसके कुछ विचारों का एक बहुत ही अंधेरे और खतरनाक तरीके से दुरुपयोग किया गया, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 9, जब विज्ञान एक हथियार बन गया, डार्विन के विचारों की अंधेरी विरासत। चार्ल्स डार्विन की मृत्यु के बाद उनके विकास के सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा तेजी से स्वीकार कर लिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक यह जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत बन चुका था। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के नए विज्ञान के साथ इसके एकीकरण ने इसे और भी मजबूत बना दिया। लेकिन डार्विन के विचारों का प्रभाव केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा। यह समाज के हर क्षेत्र में फैल गया, और अक्सर इसे ऐसे तरीकों से लागू किया गया जो बहुत ही समस्याग्रस्त और खतरनाक थे। यहीं पर हम सोशल डार्विनिज्म की अंधेरी विरासत का सामना करते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल डार्विनिज्म का आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने नहीं किया था। वास्तव में डार्विन खुद इसके कई निष्कर्षों से भयभीत होते। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों ने सबसे योग्य का जीवित रहना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश को मानव समाज और अर्थव्यवस्था पर लागू किया। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में भी प्रकृति की तरह एक निरंतर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में जो लोग अमीर और शक्तिशाली हैं वे योग्य हैं, और जो गरीब हैं वे अयोग्य हैं। इस दृष्टिकोण का उपयोग 19वीं और 20वीं सदी के अनियंत्रित पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद को सही ठहराने के लिए किया गया। साम्राज्यवादी ताकतों ने तर्क दिया कि यूरोपीय नस्ल स्वाभाविक रूप से अन्य नस्लों से श्रेष्ठ है, इसलिए उनका उन पर शासन करने का अधिकार है। यूजेनिक्स के समर्थकों ने तर्क दिया कि मानव जाति को बेहतर बनाने के लिए अयोग्य लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना चाहिए। यह डार्विन के काम का एक भयानक विरूपण था। डार्विन ने सबसे योग्य को सबसे मजबूत या सबसे अच्छा के रूप में नहीं देखा था। उनके लिए योग्य का मतलब केवल था अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा अनुकूलित। इसके अलावा डार्विन ने तर्क दिया था
कि इंसानों में सहानुभूति और सहयोग की भावना भी प्राकृतिक चयन के माध्यम से ही विकसित हुई है। डार्विन के विचारों का इतिहास हमें यह चेतावनी देता है कि कैसे वैज्ञानिक अवधारणाओं का दुरुपयोग भयानक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन अंत में डार्विन की सच्ची विरासत क्या है? हम उस विनम्र प्रकृतिवादी से आज क्या अंतिम सबक सीख सकते हैं? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर 10, जीवन का वृक्ष, डार्विन का हमारे लिए अंतिम संदेश। दोस्तों, हम चार्ल्स डार्विन की इस लंबी और दुनिया बदलने वाली यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उन्हें एक युवा बीटल संग्रह करने वाले युवक से एक विश्व यात्री, एक क्रांतिकारी विचारक और अंततः इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनते हुए देखा है। अब जब हम इस कहानी को समाप्त कर रहे हैं तो डार्विन का हमारे लिए अंतिम और सबसे स्थायी संदेश क्या है? शायद उनका सबसे गहरा संदेश जीवन की एकता का है। डार्विन से पहले हम दुनिया को अलग अलग प्रजातियों के एक संग्रह के रूप में देखते थे। डार्विन ने हमें एक पूरी तरह से अलग और बहुत अधिक सुंदर तस्वीर दी, जीवन का वृक्ष। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंत में डार्विन लिखते हैं कि इस जीवन की दृष्टि में एक महिमा है कि एक इतनी सरल शुरुआत से अंतहीन रूप, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत रूप विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक बयान है। डार्विन ने दुनिया से जादू को नहीं छीना, उन्होंने उसे एक नए अधिक प्राकृतिक जादू से भर दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि हम अलग थलग नहीं हैं। हम हर दूसरे जीवित प्राणी से, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे विशाल भेल तक, एक अटूट पारिवारिक धागे से बंधे हुए हैं। जब हम किसी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने ही एक दूर के रिश्तेदार को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली पर्यावरणीय और नैतिक संदेश है। दूसरा अंतिम सबक धैर्य और सत्य का है। डार्विन ने 20 साल तक इंतजार किया, सबूत इकट्ठा किए और एक ऐसे विचार को स्वीकार करने का साहस दिखाया जो उनकी अपनी मान्यताओं के खिलाफ था। सच्चाई का अनुसरण करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन डार्विन ने हमें दिखाया कि यही एक सच्चे विचारक का कर्तव्य है। तो चार्ल्स डार्विन ने हमें ब्रह्मांड में हमारा असली स्थान दिखाया। उन्होंने हमें विनम्र बनाया, लेकिन उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें एक विशाल और अद्भुत परिवार, यानी जीवन के परिवार का हिस्सा बनाया। इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।